स्टूडेंट कैसे हैं आप? मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का जो एग्जाम हो रहा है उसका उससे रिलेटेड क्लास को ले रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समाप्त होगा बच्चों उसके बाद आप लोगों के लिए लाइव क्लास लिया जाएगा जिसमें आपको सामने से मॉक टेस्ट कराया जाएगा। हम और आप लोग बैठेंगे साथ में और उसपे देखा जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। इससे आपका टेस्ट लगातार होते रहेगा और आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। इस कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले 25 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट में हुए एग्जाम का, उसमें भी स्पेसिफिक जीएस की बात करेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से समझेंगे और ये देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। हर फैक्ट को देखेंगे जो इस साल आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन है यूरो, क्यात, रिंगिट या रुपी। और आपका जवाब है रुपी। कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और पाक स्ट्रेट के द्वारा भारत से अलग होती है। एक जो फैक्ट मैं बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि श्रीलंका की विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और कार्यकारी राजधानी कोलंबो है। इसकी श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। जो मैं आपको वो बात बोला था ध्यान से सुनने के लिए वो ये है कि आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, बिल्कुल सही जानते हैं। लेकिन जब आपसे स्पेसिफिक रूप से पूछा जाएगा कि श्रीलंका की विधायी राजधानी कहाँ है, तब आपका जवाब होना चाहिए श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। जी हाँ। और जब दोनों ऑप्शन रहेगा, कोलंबो और श्रीलंका दोनों रहेगा, और तब पूछा जाएगा श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तब आपका जवाब होगा कोलंबो। ध्यान देना इस बात पे। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में दिया हुआ है, क्या है? ऑप्शन है 4.9, 1.9, 2 या 6। तो आपका जवाब है 4.9। 19 मई 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की। 19 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार मार्च 2021 के अंत में 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 4.9 ट्रिलियन रुपीज, जिसको कि 4.9 लाख करोड़ कहा जाता है, था। 19 मई 2023 को यह घटकर 3.56 ट्रिलियन रह गया। और जो करेंसी वापस लिया जाता है, यह एक पार्ट होता है क्लीन नोट पॉलिसी का। आरबीआई का पॉलिसी होता है क्लीन नोट पॉलिसी, उसके तहत आरबीआई नोटों को वापस ले सकती है। बच्चों, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो बच्चा ये चाह रहा है कि आप इस क्लास का पीडीएफ और क्लास नोट्स ले लें, उसके लिए बहुत ही आसान काम है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहां से आप पीडीएफ और क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए भी जाके टेलीग्राम चैनल को स्कैन कीजिए। एक लोग में से जो बच्चा मेरे साथ पहली बार जुड़ रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो या विद्या की तरफ से आएगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश इतने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या नॉर्वे। और आपका जवाब है आइसलैंड। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। आइसलैंड मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट अलग हो रही है। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखियां और गीजर की उच्च आर्द्रता है। यहाँ बिजली उत्पन्न करने और हीटिंग के लिए गर्म पानी हेतु भूतापीय ऊर्जा का भारी उपयोग किया जाता है आइसलैंड के द्वारा। आइसलैंड में बच्चों 200 से ज्यादा ज्वालामुखी है और पानी भी, गर्म पानी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए वहां पे भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आपको यह जान के आश्चर्य लगेगा कि लगभग 90% घरों में जो ऊर्जा पहुंचता है वो भूतापीय ऊर्जा के द्वारा पहुंचा जाता है। आइसलैंड जितना एनर्जी, बिजली पैदा करती है, उसका लगभग 30% हिस्सा भूतापीय ऊर्जा का रहता है। आइसलैंड के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं कि आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपको उदाहरण भी बता दिया। बहुत ठंडा प्रदेश है और इतना ज्वालामुखी गर्म पानी है, इसलिए इसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है। पिकविक यहाँ की राजधानी और सबसे उत्तर में मौजूद राजधानी है। अगला प्रश्न आपके सामने। शहरी क्षेत्रों से उपनगर की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है।
काली उड़ान, प्रवासन, अप्रवासन या सफेद उड़ान जिसे कि व्हाइट फ्लाइट कहा जाता है। और आपका जवाब होगा सफेद उड़ान या व्हाइट फ्लाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान दो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक रूप से यूएसए से संबंधित है। करंट का जनरल अवेयरनेस का भी सवाल है, लेकिन यूएसए में ज्यादा देखा गया, तो वहां से ये क्वेश्चन को डिराइव किया गया आप लोगों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत उड़ान जिसे कि व्हाइट फ्लाइट कहते हैं का तात्पर्य नस्लीय रूप से मिश्रित शहरी क्षेत्रों से अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों के उपनगरीय की ओर पलायन से है। यह अक्सर शहरी क्षय, अर्बन डिके और अपराध बोझ से बचने के लिए किया जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरह का सिचुएशन जातीय उत्पीड़न कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन यूएसए में देखने को मिला था। लगभग समय था 1950 से लेकर 1970 का एरा। उस समय श्वेत, वहां के जो श्वेत थे व्हाइट, वो उपनगर की ओर जाना शुरू किए वहां पे बसने के लिए। उपनगर कहा जाता है जो सिटी के बगल में होता है। जैसे जो बच्चे दिल्ली के हैं उसको पता होगा नोएडा उपनगर कहलाता है, दिल्ली से सटा हुआ। उसी तरह से वहां पे जो प्रॉपर शहर है उससे अलग हट के बसना शुरू किए सुरक्षित रहने के लिए। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उस समय, व्हाइट फ्लाइट। अगला प्रश्न है अफ्रीका में कितने देश मौजूद है? अफ्रीका में जितने देश है आपको उसकी संख्या बतानी। ऑप्शन है 56, 50, 54 या 52। इसका जवाब है 54, 54। और इसके बारे में एक तो इंपॉर्टेंट चीज देख लो। अफ्रीका में अल्जीरिया जनसंख्या क्षेत्रफल में अल्जीरिया सबसे ज्यादा बड़ा देश है, और जनसंख्या में नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अफ्रीका महादेश के बारे में वो ये है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है, ध्यान दो, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और भूमध्य रेखा, इक्वेटर गुजरती है। एकमात्र महादेश जहां से तीनों रेखा गुजरती है। अब बच्चों यहाँ मैप पे आप लोग ध्यान से देखो और मुझे कमेंट करके बताओ वो कौन कौन सा देश है जहां से तीनों रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, और वो कौन कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये आपको बताना है, और ये भी बताना है क्या कोई ऐसा देश है जहां से दोनों रेखा गुजरती है। कमेंट करके आप बताओ, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। मैप है, मैप देख के कमेंट करो। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑप्शन है कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान या एंटी पायरेसी अभियान। और इसका जवाब है नक्सल विरोधी अभियान, ऑपरेशन ग्रीन हंट। आप लोगों में से बहुत ने नाम सुना होगा, 2010 में शुरू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती करना था। नक्सलवाद से पहले बहुत ज्यादा भारत प्रभावित था, लेकिन आज के डेट में अब मैं फैक्ट बता रहा हूं कि नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2023 में 2010 में 223 था जिला प्रभावित। आज के डेट में दिसंबर का मैं डेटा बता रहा हूँ 11 रह गया। आप देख सकते हैं कि पिछले 15 सालों में कितना नक्सल से भारत फ्री हुआ है। एक और डेटा समझ लो कि पहले 2014 के आसपास जो डेटा है उसमें 36 जिले ऐसे थे जो नक्सल से बुरी तरह से प्रभावित थे, और आज के समय में दिसंबर 2025 तक उन जिलों की संख्या सिर्फ 3 है। 36 जिले पहले प्रभावित थे, अब बच गया 3। उनका नाम एक बार बता देता हूँ, आप ध्यान रखो। बीजापुर, सुकमा और तीसरा है नारायणपुर। ये तीनों जिला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीआई? ऑप्शन है होल प्राइस इंडेक्स, वॉल प्राइस इंडेक्स, होल प्रिंट इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन इसमें है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कुछ तथ्यों को देखते हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक इन्फ्लेशन इंडिकेटर को डब्ल्यूपीआई कहा जाता है। इसकी गणना और प्रकाशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह वस्तुओं के मूल्य स्तर को होलसेल रेट पर, थोक मूल्य पर ट्रैक करता है। बेस ईयर पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या माना गया है। ये डब्ल्यूपीआई जो निकाला जाता है डब्ल्यूपीआई के आधार पे मुद्रास्फीति, तो उसमें बेस ईयर क्या मानते हैं, आधार वर्ष क्या मानते हैं? और इसमें आधार वर्ष माना जाता है बच्चों 2011-12। तो ध्यान दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक और फैक्ट जान लो कि कुल मिला के 600
697 वस्तुओं को इसमें कवर किया जाता है डब्ल्यूपीआई निकालने समय। कैसे पता चलेगा मुद्रास्फीति कितना है? तुम कंपेयर करेंगे बेस ईयर मतलब 2011 का तुलना करेंगे अब से कि किसी चीज के दाम में कितना परिवर्तन हुआ है। 2011-12 में उस वस्तु का दाम क्या था, अब क्या है, ये तुलना किया जाता है। और एक चीज और है बच्चा, हमेशा मुद्रास्फीति पिछले साल से कंपेयर किया जाता है। 697 वस्तु को रखा जाता है आधार वर्ष 11-12, लेकिन मुद्रास्फीति हमेशा पिछले वर्ष से तुलना किया जाता है। अगर आप देखते होंगे कि क्वेश्चन में ये आता है कि आज के डेट में मुद्रास्फीति 4% है, आपके दिमाग में आता होगा ये 4% क्या है? इसका मतलब है कि 2000 जैसे आज है 2 फरवरी, 2 फरवरी को किसी चीज़ का दाम अगर ₹104 है, इसका मतलब है कि उस चीज़ का दाम 2 फरवरी 2025 को ₹100 था और 2 फरवरी 2026 को 104 हो गया। तब हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति 4% है। बहुत बार आप सुने होंगे कि मुद्रास्फीति नेगेटिव में आ जाता है। चलिए उसका बात हम लोग अलग से करेंगे जब इकोनॉमी आपको बताएँगे, इकोनॉमी अर्थशास्त्र का सेक्शन में लूँगा, तो डिटेल में बताऊँगा मुद्रास्फीति किस तरह से निकाला जाता है, किस-किस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। और अभी से आप लोग बच्चे लाइव क्लास के लिए क्वेश्चन क्वेरी अपना रखो। जिस दिन हम लोग लाइव क्लास इसके बाद करेंगे, इसका सारा क्वेश्चन सारा क्वेरी को उस दिन लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितना करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? और ऑप्शन है 4 से 5 लाख, 1 से 2 लाख, 10 से 11 लाख या 7 से 8 लाख। और आपका जवाब है 4 से 5 लाख। आइए कुछ बातें इसमें इसके अंतर्गत समझते हैं। भारतीय वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को प्रतिवर्ष अनुमानित 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आधार मुद्रा, जिसको आरक्षित मुद्रा कहते हैं, प्राप्त होती है। प्रचलन में मुद्रा और बैंक भंडार से युक्त यह राशि प्रणालीगत तरलता को बढ़ाती है, ऋण देने की क्षमता का समर्थन करती है और ब्याज दरों को कम करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? ऑप्शन है आईसीईआरडी, सीआरसी, सीईडीएडब्ल्यू या आईसीसीपीआर। तो आपका ऑप्शन है सीआरसी। सीआरसी यूनिसेफ की एक संस्था है। सीआरसी का पूरा नाम है, वो जान लो बच्चों, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, बाल अधिकार सम्मेलन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो बच्चों के मानवाधिकार को मान्यता देती है। यह 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित करती है। भारत ने इसको 1992 में एक्सेप्ट किया है। रेटिफाइड का मतलब होता है भारत ने 1992 में एक्सेप्ट किया है। अब यूनिसेफ की बात कर लेते हैं कि ये संधि लागू कब हुआ था। तो 20 नवंबर 1979 को यह संधि अपनाया गया था और 1990 से ये संधि लागू हुआ था। ध्यान दो बच्चों, 1989 में यूनिसेफ ने इस संधि को अपनाया, 1990 में लागू किया। भारत ने इस संधि को 1992 में एक्सेप्ट किया। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस व्यापार करने और भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन कंपनी बन गई? ऑप्शन है भारतीय गैस प्राधिकार लिमिटेड, जिसे गेल कहते हैं, भारत पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसी। जवाब है आपका तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ओएनजीसी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली अन्वेषण उत्पादन कंपनी बन गई है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, सार्क का मतलब क्या है? ऑप्शन है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और आपका जवाब है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आइए इस पे बातें करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसके 7 संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका थे। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। एसोसिएशन का मुख्यालय सचिवालय काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। 2007 में 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का मेंबर बनाया गया। अगला प्रश्न है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन है निखिल उडवाणी, हंसल मेहता, रिची मेहता या विशाल भारद्वाज। और आपका जवाब है रिची मेहता।
रिची मेहता दिल्ली क्राइम की को लिखा भी है और निर्देशित भी किया गया है रिची मेहता के द्वारा। एक फैक्ट देख लो कि नवंबर 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में यह सीरीज सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय सीरीज बनी थी। दिल्ली क्राइम का डायरेक्टर ऋषि मेहता है, लेकिन दिल्ली क्राइम का सीजन 2 और 3 भी आ गया है। हो सकता है कि उसका भी डायरेक्टर आप ध्यान ध्यान रख लो, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो सीजन 2 और सीजन 3 दोनों के डायरेक्टर का नाम है तनुजा चोपड़ा। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट टैक्स कॉमर्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंटरनेशनल टैक्स कंपनी या इंटरनेट टैक्स ट्रेड कॉमर्स। तो इसका जवाब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक दो फैक्ट इसके बारे में जान लो जिससे आपको समझने में आसानी होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कर है जो कोई व्यवसाय खरीद पर चुकाता है और जिसका उपयोग वो बिक्री करते समय अपनी कर देयता को कम करने के लिए कर सकता है। इम्पोजिशन स्कीम के तहत कोई व्यवसाय इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन है सितंबर, नवंबर, दिसंबर या जून। आपका जवाब है नवंबर। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों को याद करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके 26 नवंबर को ही हम लोग क्यों याद करते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ है। नवंबर 26 नवंबर 1921 को जन्म हुआ है वर्गीज कुरियन का। उनको उनके याद में हर साल 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल ब्रांड की स्थापना में सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। मैं वर्गीज कुरियन की बात कर रहा हूँ। उन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। इनको कुछ अवार्ड मिले हैं क्योंकि ये काफी रिनॉन्ड पर्सन है, तो वो जान लो। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 1963 में, कृष्ण रत्न अवार्ड मिला है 1986 में और विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1989 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? ऑप्शन है सेवा कर, व्यावसायिक कर, प्रवेश कर या टोल कर। तो ये जवाब मुझे लगता है आप लोगों में से सारे बच्चों को आता है, टोल कर। आइए कुछ बातें देख लेते हैं इसके बारे में। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपयोगकर्ता टोल टैक्स देकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है, एकत्र किया जा रहा है। हर साल 1 अप्रैल को इसमें संशोधन होता है, ये एक फैक्ट है। अगला प्रश्न है गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? ऑप्शन है नेपच्यून, शनि, बृहस्पति या अरुण। जवाब आपका है बृहस्पति। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इस बारे में। गैलीलियन जिसे कि गैलीलियन चंद्रमा या गैलीलियन उपग्रह बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा है और उसमें ना क्या-क्या नाम है? आया, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इनका नाम गैलीलियो गैलीली के नाम पर रखा गया, जिन्होंने मार्च 1610 में बृहस्पति के उपग्रह के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। गैलीलियो नाम गैलीली के नाम पे रखा गया है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। और आपका जवाब है राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 85 दो के अनुसार लोकसभा बैठक के पहला दिन से लेकर 5 वर्ष पूरे होने तक लोकसभा भंग हो जाती है। मतलब जब 5 साल हो जाता है तब लोकसभा भंग हो जाती है। ये दिया गया है आर्टिकल 85 2 में कहा गया है। और क्या गया है कहा गया है वो भी देख लो। लोकसभा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग होती है, ये 85 में कहा गया है। विघटन से कार्यशील सदन तक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव होने के बाद एक नया सदन गठित होता है। एक दो फैक्ट और है कि इसे तब भी भंग किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि पिछली सरकार के इस्तीफे गिरने के बाद कोई सरकार अब नहीं बन सकती है, उस समय भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? ऑप्शन है प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना, शहरी रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसका जवाब है प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम है।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक कार्य से संबंधित कुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के बैंक सदस्यों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी देना है। बच्चों, अभी मनरेगा में कुछ संशोधन किया गया, उसका नाम भी परिवर्तित किया गया है। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि अब मनरेगा का नया नाम क्या है, उसमें खास परिवर्तन क्या किया गया है। आप लोग बताएं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और जब हम लोग करंट का सेक्शन करेंगे तब उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से जिस बच्चे को पीडीएफ और नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल को यज्ञ चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। जिस बच्चे के पास पहले से आप इस पे अवेलेबल हैं, वो अपने फ्रेंड को भी दीजिए और हमारी क्लास का लाभ उठाते रहिए। अगला प्रश्न है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट नीति का क्या महत्व है? ऑप्शन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, व्यापार के अवसर कम करती है, कूटनीतिक सहभागिता को सीमित करती है, अलगाववादी नीति को बढ़ावा देती है। और इसका ऑप्शन है, जवाब है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। नवंबर 2014 में म्यांमार में 12वीं आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुई। भारत की एक्ट ईस्ट नीति लुक ईस्ट नीति का विस्तार है। पहले नीति का नाम था लुक ईस्ट, उसका विस्तार हो गया एक्ट ईस्ट। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आसियान का पूर्ण रूप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2003 जॉन एलविक स्विगर जूनियर पुरस्कार मिला? ऑप्शन है, चंद्रमा 3 मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, गगनयान मिशन या चंद्रयान 2 मिशन। तो आपका जवाब है चंद्रयान 3 मिशन। हाँ, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भी बन गया। और इसका नाम, एक और फैक्ट आप लोग देख लो, इसका नाम जॉन एफ एल स्विगर जूनियर के नाम पे रखा गया, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। 1970 में अपोलो 13 जो मिशन हुआ था उसके एक सदस्य थे। एक प्रश्न है, डी डॉस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऑफ सर्विस, डायरेक्ट डेनियल ऑफ सर्विस, डिटेल डेनियल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। और इसका जवाब है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं बच्चों। एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस एक वेब प्रॉपर्टी पर समान ट्रैफिक को बाधित करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि जब किसी सर्वर को बहुत ज्यादा बिजी करना होता है तो हम लोग अलग अलग सोर्स से उसके ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि वो करप्ट हो जाए। इसी को यहाँ पे समझाया गया है। दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक कई अलग अलग आईपी पतों से आता है जो अक्सर बोटनेट के सदस्य होते हैं। बोटनेट का मतलब हो गया कि अलग अलग एड्रेस से किसी एक को एक साथ ट्रैफिक को बढ़ाना। इससे हमला से बचाव करना अधिक कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा या नादिया मुराद। तो आपका जवाब है अमर्त्य सेन। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख, सॉरी, आपका जवाब है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन टू कैलाश सत्यार्थी। इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ फैक्ट। नोबेल शांति पुरस्कार 2000 नोबेल शांति पुरस्कार 2014 कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। भारत के कैलाश सत्यार्थी मदर टेरेसा के बाद शांति पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय, जबकि पाकिस्तान की यूसुफजई सबसे कम उनकी नोबेल विजेता है। अगला प्रश्न है, निश्चित पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है, बिल गेट, एम काई, लियो डगलस या टॉमस हार्डी। और आपका जवाब है इसमें टॉमस हार्डी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव उपन्यास टॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया, जो 1878 में प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य उपन्यास है, उन्होंने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ चेस्टरविच, टेस्ट ऑफ द
उर्बल विलेज और जुड द ऑब्सक्योर नामक उपन्यासों को लिखा है। अगला प्रश्न है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो उसका जवाब होगा महाराष्ट्र। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम बदल के बच्चों संभाजी नगर हो गया है। औरंगाबाद जान लो, ये संभाजी नगर, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आपको जवाब आना चाहिए। अब संभाजी नगर है में 34 उत्कृष्ट रॉक कट मंदिरों की एक श्रृंखला है। यह विश्व के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी पूर्व अवधि की कलाकृतियां हैं। इसमें बौद्ध जैन की गुफाएं शामिल है। इसमें बौद्ध जैन है वो हिंदुओं की कलाकृतियां हैं। और रॉक कट हिंदू मंदिर का क्या मतलब होता है? रॉक कट हिंदू मंदिर का मतलब होता है कि कहीं पे पूरा चट्टान है, रॉक है, उसको काट के मंदिर बनाया गया है। बाकी जगह क्या होता है, मंदिर में पत्थर लाया जाता है, एक के ऊपर एक पत्थर रख के मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसमें पहाड़ों को काट के ही मंदिर का शेप दिया गया है। ये एरवा परिसर को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति विज्ञानी कौन है? ऑप्शन है आपके वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं। और ऑप्शन आपका वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी को जानवरों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। जंगली जानवर के व्यवहार के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को इथोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन से पारंपरिक नृत्य रूप में नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, छाऊ या कुचिपुड़ी। और आपका जवाब है कथक। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। इसकी विशेषता है जटिल फुटवर्क, स्पिन्स और अभिव्यंजक हाव भाव। कथक चार अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं जिन्हें घराना कहते हैं। चारों घराना का नाम मैं बता देता हूँ जिससे आप लोग को पता भी चल जाएगा कौन कौन सा घराना होता है। इसका घराना का नाम है जयपुर, बनारस, रायगढ़ और लखनऊ। ये कुल चार घराने कथक में आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है? ऑप्शन है जैविक खेती, दाव का समर्थन, बुनियादी ढांचे में सुधार, कृषि बाजारों को नियंत्रित करना, कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना। और ऑप्शन है ऑप्शन 4, कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादनों का समर्थन करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू किया गया है और इसे कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इससे रिलेटेड में ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। अगर प्रीवियस वीडियो को देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है आपसे। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित कृषि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लिया है। ऑब्जेक्टिव इसका प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय स्थिर करना है और किसानों को नवीन आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट्स क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है, खाता में अनुयायियों की संख्या अधिक है, खाता का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाना है या खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है। और इसका जवाब है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि सोशल मीडिया नेटवर्क पर सत्यापन, विश्वसनीयता और पहचान प्रमाणीकरण का एक त्वरित संकेत है। सोशल मीडिया सत्यापन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के खाते को ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करता है। मतलब वो ये चीज़ बताता है कि ये पर्सन बिल्कुल जेन्युइन है। अब देखते हो ये जो बड़ा-बड़ा प्लेयर होता है उसके नाम से चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट रहते हैं। लेकिन ये लोग आइडेंटिफ़ाई करके उनमें ऑथेंटिकेशन अपना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? ऑप्शन है 200, 400, 500 या 300। और इसका जवाब होगा 500। इवन 500 से भी ज़्यादा है इसमें। अगर आपको ऑप्शन में रहेगा 500 से ज़्यादा तो आपको 500 से ज़्यादा में टिक लगाना होगा क्योंकि लगभग 562 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसके बारे में कुछ तथ्य समझ लेते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता वाली संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा तैयार किया गया था। इसे 10 दिसंबर 1948 को पेरिस, फ्रांस में अपनाया गया था। यूडीजीएचआर ने 2016 में 500 से अधिक अनुवादों का मील का पत्थर प्राप्त किया।
2024 तक इसका 562 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, जो सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज बना हुआ है। यूडीजीएचआर की प्रस्तावना को 170 से अधिक देशों के संविधानों में जगह दिया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ये यूडीएचआर का फुल फॉर्म है, तो इसको 562 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। 170 से ज्यादा देशों ने अपने प्रियम्बल में इसको स्थान भी दिया है। रियाल, इसको हिंदी में रियाल कहा जाता है, इंग्लिश में रियल। रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है ब्राजील, अफगानिस्तान, भूटान या कनाडा। तो आपका जवाब है ब्राजील। रियाल ब्राजील की आधिकारिक मुद्रा है। ब्राजील दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। बाकी कुछ देशों जो बाकी देश है हमारे ऑप्शन उसके करेंसी को जान लेते हैं। अफगानिस्तान के करेंसी का नाम है अफगानी, भूटान की करेंसी का नाम है नगलुतम, कनाडा की करेंसी का नाम है कनाडाई डॉलर। भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर कृषि विकास को बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंध व्यापार में सुधार करना, पूर्वी एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध को मजबूत करना। और इसका जवाब है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। लुक ईस्ट नीति 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव द्वारा तैयार किया गया था। 1991 में किया गया था, 1991। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गाढ़ा करना था। इसे भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। वर्तमान में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो इसी पॉलिसी का विस्तार के रूप में ये जाना जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी के विस्तार के रूप में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वेवर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड लिनलिथगो। और आपका जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1936 से 1944 तक भारत में वायसराय के रूप में वो कार्यरत थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान से करो यो मरो का नारा दिया था। एक दो फैक्ट और देख लो कि उस समय आंदोलन होने का, भारत छोड़ो आंदोलन होने का तत्कालिक कारण क्या था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तत्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। इसके बारे में डिटेल में मैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन में बताया हूँ, उसे एक बार जरूर आप देख लो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, ये पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब है यूसुफ मेयर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। अगला प्रश्न है डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। ऑप्शन है स्मिशिंग, डेटा डिलीटिंग, स्टिफाइंग या ईमेल बॉम्बिंग। और आपका जवाब है डाटा डिडलिंग। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने से पहले या उसके दौरान डेटा को बदलना। इस तरह के हमले में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने से ठीक पहले जो रॉ डेटा है उसको बदला जाता है और फिर प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद उसे वापस बदलना भी इसमें शामिल होता है। जहाँ से स्मिशिंग का बात है, स्मिशिंग एक साइबर हमला है जो एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? मूर्त संपत्ति, वर्तमान संपत्ति, निवेश या अस्थायी संपत्ति? का जवाब है अमूर्त संपत्ति, जिसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट ऐसा एसेट है जो फिजिकल नहीं होता है, मतलब आप छू नहीं सकते हो। जिसका घर है उसे आप छू सकते हो, सोना है छू सकते हो, पैसा है छू सकते हो, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। इसके बारे में और कुछ समझ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इसी समूह में आता है। जितना मैं बताया जितना भी ऑप्शन में 3 ऑप्शन है आपको, उसी में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट के रूप में, कॉपीराइट की तरह। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना? ऑप्शन है जापान, अल सल्वाडोर, स्विट्जरलैंड या वेनेजुएला। और आपका जवाब होगा अल सल्वाडोर। सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया था। इसके अंदर सभी व्यवसायियों को क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना पड़ा था। बिटकॉइन, प्रथम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन था
जिसे 2009 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों, इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के जवाब में काफी कंफ्यूजन है। आप लोग अलग अलग जगह देखो, कहीं पे यूनाइटेड किंगडम का नाम है दिया हुआ है, कहीं पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम है, लेकिन मैंने सारा रिसर्च करके फाइनल में कंक्लूजन पे आया हूँ कि इसका जवाब यूएसएसआर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इसी ने किया था। इसके बारे में फैक्ट समझ लो। सोवियत संघ ने सबसे पहले टोकामक तकनीक विकसित की थी। टोकामक के माध्यम से नियंत्रित और स्थिर नाभिकीय संलयन संभव हुआ है। यह तकनीक आज भी दुनिया में उपयोगी होती है। मैं फिर बताऊंगा कि बहुत जगह यूनाइटेड किंगडम है, बहुत जगह यूएसए है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा आपको यूएसएसआर ही देना होगा। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है मार्च का दूसरा बुधवार, मार्च का पहला मंगलवार, जनवरी का तीसरा शनिवार या मई का पहला दिन। और आपका जवाब है मार्च का दूसरा बुधवार। यह एक वार्षिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो धूम्रपान छोड़ने की इच्छा रखने वालों को मदद करता है। नो स्मोकिंग डे मनाने की प्रथा मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम यूके से शुरू हुई है। पहला नो स्मोकिंग डे 1984 में बुधवार को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, ये सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, और लास्ट ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसका जवाब है भारतीय संग्रहालय कोलकाता सबसे बड़ा म्यूजियम है। कोलकाता भारत का कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है। इसकी स्थापना 1814 में कोलकाता में बंगाल की एसोसिएटिक सोसाइटी द्वारा किया गया था। और इसके संस्थापक का नाम ध्यान रखो बच्चों, कभी-कभी इसके संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है। इसके संस्थापक क्यूरेटर डेनिस वनस्पति शास्त्री नथनीपर वालिस थे। बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब पे यज्ञ विद्या चैनल से जुड़िए। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। हम लोग बहुत जल्दी एसएससी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी का क्लास भी लेके आने वाले हैं। बस आप लोग क्लास में नजर बना के रखें। क्लास से रिलेटेड कुछ भी पीडीएफ या नोट्स चाहते हैं तो आप फ्री में स्टडी मटेरियल को अभी टेलीग्राम चैनल स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसपे हम लोग बहुत जल्द मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.yagvidya.com, वहाँ पे भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। आपको कोई भी क्वेरी हो तो जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पे आप कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपका कोई भी क्वेरी हो उसे वो सॉल्व करेगी। हमारे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका पढ़ाई सही चल रहा होगा। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।